Hello everyone, so this will be the last video of theory of employment जिसमें हम पोस्ट केन्शियन थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन लेड बाय केन्स बट एम्फेसिस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क। मतलब जो केन्शियन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, उसी पे ही ये पोस्ट केन्शियन थ्योरी बनी है। इसमें बहुत ही माइन्यूट चेंजेस उसने डाले हैं। मतलब जैसे रोल ऑफ अनसर्टेनिटी, टाइम और इंस्टेबिलिटी, ये तीन चीजें केन्शियन थ्योरी में अगर आप इम्प्लीकेट कर दो तो वो पोस्ट केन्शियन थ्योरी बन जाते हैं। इनके एक अलग से चैप्टर्स भी है, माइक्रो में भी है, मैक्रो में भी, तो हम वहाँ पे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनके की फिगर्स क्या है? जॉन रॉबिन्सन, इनका नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, पॉल डेविडसन एंड हेमन मिन्स्की। ठीक है, तो फीचर्स क्या है? दे आर्ग्यू दैट द फ्यूचर इज फंडामेंटली अनसर्टेन। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर का लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारी इनकम बढ़ेगी या घटेगी, एग्जैक्टली हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो उस बेसिस पे हमारे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस पे इफेक्ट आता है। कभी कभी हम अपने जो सेविंग्स है उनको, जो हमारी इनकम है हम उनको सेव करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन स्पेंडिंग ऑन इट ऑन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, राइट? क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या हमें ये कांस्टेंट इनकम मिलती रहेगी या नहीं, या जो भी चीज है। तो फंडामेंटली जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, इस वजह से हम इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है। तो इस चीज को एज्यूम करके चलते हैं पोस्ट केन्शियन। रोल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, यानी जो केन्स का कॉन्सेप्ट था कि जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट डिमांड पे चलती है ना कि सप्लाई में, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था सप्लाई पे चलती है। तो केंशियन ने बोला था नहीं, डिमांड पे चलती है। तो पोस्ट केंशियन ने उनको कंटिन्यू करा कि नहीं, डिमांड ही है जो चीजों को, एम्प्लॉयमेंट है, आउटपुट उनको ड्राइव करता है। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी, इट विल लीड टू इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सेल्फ करेक्टिंग नहीं होगा। यानी ये केन्स के ही सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। प्राइस एंड वेज रिजिडिटी, केन्स बोलता था कि प्राइसेस एंड वेजेस रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये भी उस चीज को मेंटेन करे, लेकिन ये कहते हैं कि ये उनसे भी ज्यादा रिजिड बताते हैं। जैसे केन्स ने बोला कि हाँ ठीक है रिजिड है, लेकिन ये पोस्ट केन्शियन बोलते हैं जितना रिजिड केन्स ने सोचा है एक्चुअल में उससे भी ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है। एंड लीडिंग टू प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी पोस्ट केन्शियन होल्ड करते हैं कि कोई भी नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स का नहीं होता है, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो लैक ऑफ डिमांड की वजह से होती है, एंड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नेसेसरी है ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके एंड जॉब्स को क्रिएट किया जा सके, ठीक है। सेम जो केन्स बोल रहे हैं वही चीज को ये होल्ड करते हैं ना। रोल ऑफ लेबर यूनियंस एंड बार्गेनिंग पावर, ये एक चीज उन्होंने और ऐड करी है कि ये दर्शाता है कि क्यों वेजेस जो है वो केन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्होंने यहाँ पे क्यों रखे हैं, बिकॉज ऑफ द लेबर यूनियंस एंड बार्गेनिंग पावर्स। what they say that there is an influence of labor unions and collective bargaining। जो स्ट्रॉन्गर लेबर राइट्स होते हैं तो उससे क्या होता है, बेटर वेज कंडीशंस होती है एंड पोटेंशियली इंक्रीजिंग कंजम्पशन एंड स्टिमुलेटिंग डिमांड। कि जो लेबर डिमांड्स होती है ना, यानी जो लेबर्स होते हैं, लेबर यूनियंस होते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस होंगे ये उतने ही अपने लिए बेटर वेज कंडीशंस क्रिएट कर पाएंगे, एंड इससे हमारे कंजम्पशंस इंक्रीज होंगे एंड उससे डिमांड स्टिमुलेट होगी। ये चीज केन्स में नहीं है, तो पोस्ट केन्शियन ने लेबर यूनियंस एंड बार्गेनिंग पावर को भी इंक्लूड किया है। एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जैसा कि केन्स बोलते हैं कि रोबस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए टू मैनेज डिमांड इंक्लूडिंग फिस्कल स्टिमुलस ड्यूरिंग द डाउनटर्न्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसकी डाउनटर्न्स में गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। Now, social welfare policies, they also emphasizes the importance of social welfare programs run by the government to support these affect जो unemployed है उनको support करने के लिए, economic instability को support करने के लिए, ensuring that aggregate demand जो है वो stable रहे। अब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे न्यू क्लासिकल में उनका डिफरेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वैसे न्यू केनेशियन में इनका डिफरेंस इम्पोर्टेंट है। तो इनके फाउंडिंग फिगर्स ये है, ठीक है। इधर और भी नाम ऐड कर दिए हैं जो उधर, वो जो थे वो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, ये फाउंडिंग फादर्स है, राइट। इनकी फिलोसफी क्या है कि जो फोकस किस पे होगा, एग्रीगेट डिमांड में, विच विल डिटरमाइन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्फेसिस द मार्केट इम्परफेक्शन, कि मार्केट परफेक्टली क्लियर नहीं होता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक तरीके से कह सकते हैं एक तड़का डाल दिया है इसमें। अनसर्टेनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स का है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है इन्होंने केनियन थ्योरी में डाला है, कि एम्फसाइजिंग देयर इज अ रैशनल एक्सपेक्टेशन, देयर इज अ प्राइस स्टिकीनेस एटसेट्रा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में दोनों में क्या फर्क है? इन्होंने तो बोला था कि डिमांड से ये सब होता है, एंड इफ देयर इज इनसफिशिएंट डिमांड देयर विल बी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी यही बोलते हैं, बट इन्होंने एक मेन्यू कॉस्ट जोड़ा है। मेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम, अगर मान लो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो अपने प्राइस चेंज करता है, तो वो उन्होंने जहाँ जहाँ प्लग कार्ड्स लगाए हुए हैं, जहाँ जहाँ अपना मेन्यू बनाया हुआ है, वो सब उनको चेंज करना पड़ता है। तो इट इज एक्चुअली एक्सपेंडिचर फॉर देम। तो वो इसलिए इतनी जल्दी जो है प्राइसेस को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने तो बोल दिया कि हाँ कुछ होगा हम तुरंत प्राइस चेंज कर देंगे, बट उन्होंने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा कि प्राइस चेंज करने के लिए हमें जहां जहां हमने एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, जहां जहां हमारे मेन्यूज छपे हुए हैं, जहां जहां हमारे होल्डर्स लगे हुए हैं, हमें वो सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं मेन्यू कॉस्ट। तो इस चीज को पोस्ट केनिशियन ने थोड़ा एम्फेसिस डाला था, कहते हैं कि इस वजह से जो प्राइस रहते हैं वो स्टिकी रहते हैं, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। एंड प्राइसेस एंड वेजेस आर स्टिकी, तो इन्होंने तो बोला स्टिकी है, एंड प्राइसेस आर स्टिकी इन द शॉर्ट रन ड्यू टू मेन्यू कॉस्ट, जो हमने पढ़ा, एंड वेजेस में आल्सो स्टिकी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोशल नॉर्म्स। अब होता है क्या है, देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि जब भी हम किसी को हायर करते हैं तो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि हम आपको इतनी सैलरी इतने वेजेस पे हायर करें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करते हैं, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम उनसे कम सैलरी देनी है, ज्यादा देनी है, कम तो खैर होता ही नहीं है केस में, बट अगर ज्यादा भी करनी है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा चेंज करना पड़ता है, उसकी भी कॉस्ट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी इतनी शॉर्ट रन में नहीं बनते हैं, एंड सोशल नॉर्म्स से आप इतने शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। तो वेजेस आर ऑल्सो स्टिकी। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्या है? जो केन्स है वो स्ट्रिक्टली बोलता है लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम अचीवेबल नहीं है। इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में सेटल होगी, मतलब जहां पे भी उसका इक्विलिब्रियम होता है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी ही होगी। एंड नाउ व्हाट पोस्ट क्रिएशन सजेस्ट दैट शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसा केल से बोल रहे हैं वैसा ही, लेकिन इन द लॉन्ग रन इकोनॉमी टेंड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये चेंज है, ये डिफरेंस है इसका, कि लॉन्ग रन में केन्स बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीवेबल नहीं है, बट पोस्ट केनिशियंस बोलते हैं नहीं, लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अचीवेबल है ना। अनएम्प्लॉयमेंट कि ये बोलते हैं कि हाँ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है बिकॉज देयर इज अ डिमांड डेफिशिएंसी। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो इंक्रीज योर डिमांड। ठीक है, ये भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन को वो उसमें इंक्लूड करते हैं, वेयर इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर कंडीशंस। वो फ्यूचर का सोच के रैशनल डिसीजंस लेते हैं, जैसा हम माइक्रो में पढ़ते हैं व्हाट इज द रैशनल डिसीजंस ऑफ द हाउस होल्ड्स और ऑफ द फर्म्स। ठीक है, वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। तो वो सब अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी ऐड कर दे तो उसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन ये चीजें भी एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड करी है जो कि केस से ऐड नहीं करी थी। नाउ एक्सपेक्टेशन का क्या रोल है? लेवल ऑफ आउटपुट विदाउट फॉर्मल, इन्होंने एक्सपेक्टेशन को कोई ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, और इन्होंने उसको बनाया है। मैंने एक ही चीज को बार बार लिखा है। देखो पेपर में जो रिटन एग्जाम होगा वहां पे आप इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखोगे, बट अगर आप इतने सारे पॉइंट्स पढ़ोगे अलग अलग तरीके से तो आपको पेपर में 5 पॉइंट्स तो याद आ ही जाएंगे। ठीक है, तो सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल्स फॉर्म एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन व्हिच कैन इम्पैक्ट द कंजप्शन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप दिस इज क्लियर। Now then, investment. Investment is driven by business confidence and state of demand. कि जितनी आपकी डिमांड है बिजनेस में, जितना कॉन्फिडेंस है उतनी आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। एंड ये बोलते हैं नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक रोल होता है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अगर हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये बिजनेस कैसा रन करने वाला है, या फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहने वाला है, तो वो सब चीजें भी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करती है ना। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये केंद्रीय है, उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करी थी थ्रू फिजिकल पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हाँ इस पॉलिसी के कुछ शॉर्ट कमिंग्स है बिकॉज देयर इज अ प्राइस स्टिकीनेस। मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली प्राइस पे
टारगेट होती है, लेकिन प्राइस जो होता है इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा इसमें लिमिटेशन है बट दे सपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एंड सजेस्ट दैट सेंट्रल बैंक्स मस्ट कंसीडर एक्सपेक्टेशंस व्हेन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो एक तरह से क्या ये एक्चुअली में फिस्कल पॉलिसी और इनका मॉनेटरी पॉलिसी रखना। Now strong fiscal policy to measure the to measures to boost demand during the downturns, ठीक है। और ये फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों पर ही फोकस इनका रहता है। सजेस्ट दैट द सेंट्रल बैंक कैन इनक्रीज रियल आउटपुट थ्रू इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट पर्टिकुलरली इन शॉर्ट रन। मतलब इनका जो मेजर टिल्ट है वो किसकी तरफ है, किसकी तरफ दिख रहा है इन दोनों पॉइंट से, मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। ये फिजिकल पॉलिसी को पूरी तरह से निगेट नहीं कर रहे हैं बट कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ इनका ज्यादा टिल्ट रहता है क्योंकि इट कैन इन्फ्लुएंस द रियल आउटपुट, right? So what is the conclusion? It has significantly enriched the understanding of employment and output, emphasizing the role of uncertainty, effective demand, financial instability and active government intervention. तो इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके उन्होंने एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को और भी ज्यादा एनरिच किया है, ठीक है। नाउ बाय बिल्डिंग ऑन एंड एक्सपेंडिंग केशियन प्रिंसिपल्स दिस अप्रोच ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू एड्रेसिंग कंटेम्परेरी इकोनॉमिक चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इन सब अप्रोचेस को मद्देनजर रखते हुए जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं स्पेशली इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, हम इकोनॉमी को उन क्राइसिस से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू है वो आपकी क्लासिकल थ्योरी से स्टार्ट होके न्यू केन्शियन थ्योरी तक चलेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी मैं क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उतना ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एंड फिर बाद में मेंस क्वेश्चन है, तो इनको कैसे करना है जैसे हम लोगों ने एनआईए में किया था, वीडियो को पॉज करना एंड देन आंसर चेक करना, ठीक है। तो मैं रीड आउट कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो इट इज द आंसर इज full employment is a natural state of economy and unemployment is mainly voluntarily. Now, in the neoclassical framework, the supply of labor is determined by which of the following factors? The real wage rate and the utility maximization of household. ठीक है। Now, in the context of Keynesian consumption, अगर marginal propensity to consume 0.75 है तो marginal propensity to save क्या होगा? 1 minus 0.75, it is 0.25. Now, the concept of natural rate of unemployment as proposed by the classical economists suggests that there is a fixed level of unemployment that the economy naturally gravitates towards. The Keynesian explanation of involuntary unemployment includes which of the following factors? So, aggregate demand falling short of full employment level. Now, which of the following is the characteristic of a new Keynesian framework? New Keynesian. So, that is price and wage stickiness leading to prolonged unemployment. Now, these are the main questions. Let me read it out for you. Discuss the key principle of classical theory of employment and output. Now, how does this theory explain the concept of full employment and the natural rate of unemployment? Critically evaluates its relevance in today's economics context. Now, compare and contrast classical and neoclassical approaches. In your analysis, emphasize the role of wage flexibility and supply of the labor in determining the equilibrium levels of the employment. Analyze the Keynesian theory of employment and output, focusing on the role of effective demand and influencing the levels of employment. How does the theory account for involuntary unemployment and what policy implications can be drawn from it? Next is examine the concept of wage rigidity in both Keynesian and new Keynesian frameworks. How does the wage rigidity contribute to unemployment during economic downturns and what are its implications for labor market policies? Differentiate between frictional, structural, and cyclical unemployment. Discuss how each type affects the overall employment level in an economy and the policies that can mitigate these forms of unemployment. And the last is critically evaluate the applicability of classical, neoclassical, and Keynesian theories of employment and output in the context of current global economic challenges. इसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग भी लगाना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्टली एकदम थ्योरी बेस्ड और रटिफिकेशन वाला नहीं है। तो ट्राई दीज क्वेश्चंस, यू कैन सेंड दीज देयर आंसर्स टू मी, आई कैन चेक इट एंड मैं आपको बता सकती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, each and everything. So that's it. So हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे।
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।